हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर। स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी हवा की एक घनी चादर से सराउंडेड है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ पर रहते हैं वो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए, यानी जीवित रहने के लिए। यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं उससे हमें ये एयर प्रोटेक्ट करती है। अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होगा तो हम जिंदा ही पक जाएंगे, झुलस जाएंगे सन की हीट की वजह से दिन में, और रात को हम फ्रोजन हो जाएंगे। So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. ये जो एयर का मास है इसी की वजह से टेम्परेचर अर्थ पे लिवेबल है, जो कि यहाँ पर रहने लायक है, यहाँ पर रहा जा सकता है। Let's see in the box. Do you know? Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। कैसे? जो हीट को वो ट्रैप कर लेती है जो कि अर्थ से रेडिएट हुई होती है। जैसे कि सन की रेज जब अर्थ पर पड़ती हैं तो हीट आती है। अब अर्थ उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और ये रेडिएट कर देता है, जबकि जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। इन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगर ये नहीं हो तो पृथ्वी इतनी ज़्यादा ठंडी होगी कि यहाँ पर रहना मुश्किल होगा। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. जबकि क्या है, अगर इसका जो लेवल है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसकी वजह से? या तो फैक्ट्री के स्मोक की वजह से या फिर कार फ्यूम्स की वजह से, तो इस हीट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है, और ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब जो वर्ल्ड के कोल्डेस्ट पार्ट हैं जहाँ पर बर्फ़ है वो मेल्ट होने लगती है। अब वो मेल्ट होगी तो सी लेवल राइज होता है, बढ़ता है, जिससे कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर फ्लड आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और फ्लड आ जाता है। देयर मे बी drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run. इसमें क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। क्या क्या अफेक्ट होता है इससे? देखो, प्लांट्स और एनिमल्स है ना, जो कई वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। लेट्स सी इन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो भी हम एयर ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में क्या है? वो मिक्सचर है मैनी गैसेस का, कई सारी गैसेस का, जिसमें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में बल्क में पाई जाती हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, नाइट्रोजन इज 78% फर्स्ट नंबर, देन ऑक्सीजन 21%, देन आर्गन 0.93%, देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और उसके बाद ऑल अदर्स में गैसेज आती हैं 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। ये जो गैसेज हैं ये थोड़ी कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं। इन गैसेस के अलावा जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी एयर में प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमने इस पाई चार्ट में देख लिया है कि एयर में गैसेस कितनी कितनी परसेंटेज है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है एयर में। जब भी हम इनहेल करते हैं हम कुछ अमाउंट जो है नाइट्रोजन का भी इनहेल करते हैं अपने लंग्स में, और उसके बाद उसे एक्सहेल कर देते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते। जो बैक्टीरिया उनके सॉइल में या फिर रूट्स में रहते हैं प्लांट्स के, वो नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं उस तरीके से जिससे प्लांट्स उनको यूज़ कर सकें।
ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है एयर में। ह्यूमंस और एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, क्योंकि वो ब्रीथ करते हैं, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जहाँ जिसमें वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर। इस तरीके से जो ऑक्सीजन कंटेंट है एयर में वो उतना ही रहता है, मतलब बैलेंस रहता है इसमें। लेकिन अगर हम ट्रीज कट करते हैं तो ये जो बैलेंस है, संतुलन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। अब हम बॉक्स में देखते हैं, जब भी हवा जो है गर्म होती है ना, वो फैलती है, एक्सपैंड करती है और हल्की हो जाती है, हल्की होके वो ऊपर की तरफ उठती है। जबकि जो ठंडी हवा होती है वो बहुत ही घनी होती है और भारी होती है, इसलिए वो नीचे बैठ जाती है। जब भी गर्म हवा ऊपर उठती है उसमें वो हल्की हो गई, एक्सपैंड हो गई, उसमें गैप क्रिएट हो गया, तो आसपास के एरिया से ठंडी हवा आकर उस गैप को फिल कर देती है। इस तरीके से जो एयर सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है, that is how air circulation takes place. Now carbon dioxide is another important gas. कार्बन डाइऑक्साइड भी एक और इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं, और ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज करते हैं वो लगभग इक्वल अमाउंट होता है जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। जबकि ये बैलेंस खराब कब होता है? जब फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, जैसे कि कोल है, ऑयल है। इनकी वजह से क्या होता है, बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हर साल ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से अर्थ का जो वेदर और क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ की सरफेस से स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में हमें माउंट एवरेस्ट आ रही है, इसके बाद ट्रोपोपोज है बाउंड्री पर, देन स्ट्रेटोस्फेयर है जिसमें कि एरोप्लेन फ्लाइंग होते हैं, देन स्ट्रेटोपोज है, फिर उसके बाद मेसोस्फेयर है, देन मेसोपोज है, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी एवरेज हाइट है जो लगभग 13 किलोमीटर है। जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं वो हमें यहीं पर मिलती है। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं जैसे कि रेनफॉल है, बारिश का होना, फॉग होना या फिर हेल स्टॉर्म लाइक ओलो की वर्षा जो होती है वो होना, वो इसी लेयर में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर जो क्या है लगभग ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। इसकी हाइट लगभग कितनी जाती है, 50 किलोमीटर। ये इस लेयर में ये जो लेयर है फ्री है क्लाउड्स और वेदर फिनोमिना से। यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं या फिर वेदर फिनोमिना है वो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर है। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो एरोप्लेन फ्लाइंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर स्ट्रेटोस्फेयर का क्या है कि यहाँ पर ओजोन गैस की लेयर है जो कि हमने अभी पढ़ा था, हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है सन की रेस से, जिससे कि हमें हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। मेसोस्फेयर ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर, जिसकी हाइट 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। इसमें मेटेओराइट्स बर्न होते हैं जो कि इस लेयर में एंटर होते ही क्या होता है, जो स्पेस से मेटेओराइट्स आते हैं वो जल जाते हैं इस लेयर में, इस लेयर पर एंटर जब वो होते हैं। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है। इसमें आयनोस्फेयर, इस लेयर में आयनोस्फेयर भी है जो कि इसका पार्ट है। ये लेयर 80 से 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। इस लेयर में रेडियो ट्रांसमिशन होता है। रेडियो वेव्स जो अर्थ से ट्रांसमिट होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं वापस से अर्थ में, इस लेयर में होता है वो। एक्सोस्फेयर में क्या है, ये
सबसे अपर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की, जिसे हम एग्जोस्फेयर कहते हैं, ये इस लेयर में बहुत ही थिन एयर होती है, हल्की गैसेज होती हैं जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। इस लेयर में हमें हीलियम और हाइड्रोजन बहती हुई मिलती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।